ब्लॉगर भूतिया लड़का हिंदी हॉरर कहानी। ये कहानी एक 13 साल की ब्लॉगर लड़के की है जिसका नाम रोहन था। वो अक्सर कंप्यूटर रूम में ही रहता था। रोहन के मम्मी पापा उसे जब भी अपने पास बैठने को कहते तो वह अपने कंप्यूटर रूम भाग जाता है। उसके मम्मी पापा समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की इतनी लत क्यों लग चुकी है। हमेशा की तरह एक रात 12 बजे रोहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और लोग उसे डिसलाइक और गालियों के कमेंट्स दे रहे थे। ये सिलसिला रात बजे तक चलता रहा, लेकिन रोहन इसके बाद बर्दाश्त नहीं कर पाया और लाइव स्ट्रीमिंग में ही सबके सामने फांसी लगा ली। सभी दर्शक ये देखकर सन्न रह गए। रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग तेजी से वायरल होने लगी और न्यूज़ चैनल्स भी उसकी पूरी स्ट्रीमिंग दिखाने लगे। पूरे इंटरनेट की दुनिया में ये वीडियो 24 घंटे में वायरल हो गया। सभी यूजर्स इसी वीडियो की चर्चा कर रहे थे। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद माहौल ठंडा हो जाता है। सभी इस हादसे को भूल जाते हैं, लेकिन अब सिलसिला शुरू होता है मौत का। अचानक बहुत से इंटरनेट यूजर्स की मौत होने लगती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि इतने सारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं। सभी की मौत केवल एक हादसा लगती। कोई करंट लगने से मरता तो कोई कुर्सी से गिरने से। सभी की मौत का अलग अलग कारण होता। मौत का खेल कई महीनों तक चलता रहा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एवं कई देशों की पुलिस इतनी सारी मौतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि सभी हादसे कंप्यूटर के ही सामने क्यों हो रहे हैं। तभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मृतकों के इंटरनेट अकाउंट चेक करने के बाद पता लगता है कि कुछ समय पहले ही इन सभी ने किसी एक ही वीडियो पर नेगेटिव कमेंट और गालियां दी थी, और वह ब्लॉगर रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो था। मौत का कारण तो पता चल रहा था, लेकिन ये पता नहीं चल पा था कि कोई मरा हुआ इंसान भला कैसे किसी को मरने के लिए मजबूर कर सकता है। तभी कंप्यूटर साइंस रिसर्च सेंटर में ये सारा डाटा और उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स भी जांच के लिए भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक अपने शोध में पता लगाते हैं कि मारे गए सभी यूजर्स के इंटरनेट फ्रीक्वेंसी में कुछ परिवर्तन हुआ है और मरने से पहले सभी के कंप्यूटर स्क्रीन में रोहन की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो चल रही थी, जबकि रोहन को मरे हुए कई महीने गुजर चुके थे। फिर भला रोहन कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है? और वैज्ञानिकों को ये भी पता चला कि लाइव स्ट्रीमिंग करते करते रोहन इंटरनेट यूजर्स को सम्मोहित करने वाला विजुअल दिखाता है। उसके बाद रोहन जो कहता है, इंटरनेट यूजर्स उसी के अनुसार कार्य करने लगता है और खुद आत्महत्या कर लेता है। सभी को ये कारण पता चलने के बाद कुछ बचे हुए यूजर्स की खोज की जाती है और उन्हें कई वर्षों तक कंप्यूटर से दूर रखा जाता है। कई वर्षों के बाद सभी रोहन को भूल जाते हैं। सभी को लगता है रोहन ने अपना बदला ले लिया और अब रोहन की आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी एक और यूजर अपने सर में गोली मार देता है और कहानी खत्म हो जाती है। ट्रेन का भूत हिंदी हॉरर कहानी। नीता अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी, इसलिए उसने 2 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट ही था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल नीता को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी नीता से बात करना पसंद नहीं करते थे। नीता को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन नीता रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। नीता सीट न मिलने से परेशान होती है। वो सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रही होती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो नीता किसी की भी सीट में बैठ जाती है और अपना नॉवल निकालकर पढ़ने लगती है। ट्रेन में यात्रियों का आवागमन चलता रहता है, लेकिन नीता भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुकी होती है। किताब पढ़ते पढ़ते नीता को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह नीता से उसकी टिकट मांगता है। नीता अपनी टिकट दे देती है, लेकिन नीता का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। ये देखकर टिकट चेकर नीता से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर करोगे?
तभी नीता कहती है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा, मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगी। नीता की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर नीता को ये बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक नीता कहती है, सिर्फ 1200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह नीता की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल नीता जो नॉवल पढ़ रही थी, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से नीता ने पढ़ लिया था और इसी वजह से नीता के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। नीता से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक नीता बगल में आकर बैठ जाती है। नीता का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में काजल फैल चुका था। नीता देखने में ऐसी लग रही थी मानो कोई डरावनी चुड़ैल हो। नीता को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन नीता के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वह अपनी जगह से खड़े होकर नीता के पास पहुंचते हैं और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब नीता ऐसे ही खड़ी रहती है, तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक नीता के हाथ में ये नॉवल है, तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से नीता के हाथ से नॉवल छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नॉवल का संपर्क जैसे ही नीता से दूर होता है, तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वह नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। भिक्षु नीता को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वह भूतिया नॉवल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का, और इसी के साथ रेल की भूतिया दास्तान कहानी समाप्त हो जाती है। किसी की आहट भूतिया डरावनी कहानी हॉरर हिंदी कहानी। एक रात की बात है। एक कार में पति और पत्नी अपने कुत्ते के साथ सफर पर निकलते हैं। सुनसान रास्ते में वह अपनी कार में गाने गुनगुनाते हुए जा रहे होते हैं। अचानक रास्ते में उनकी कार बंद हो जाती है। पति कार से बाहर आकर निरीक्षण करने लगता है। जैसे ही वह कार के नीचे देखता है, तो उसे पता चलता है कि कार का पेट्रोल टैंक टपक रहा है। अब वो परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि किससे मदद मांगे। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम भी बाहर आकर देखो, शायद आसपास कोई मदद के लिए मिल जाए। दोनों अपने कुत्ते के साथ थोड़ा आगे जाकर आवाज लगाते हैं, लेकिन वहां इनके अलावा किसी की आहट तक सुनाई नहीं देती। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रात यहीं काटनी पड़ेगी। तभी अचानक उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। इन्हें समझ नहीं आता कि कुत्ता अचानक भौंकने कैसे लगा, जबकि यहाँ कोई नहीं है। कुछ ही पल में कुत्ता शांत हो जाता है और एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। इस घने जंगल में बच्चे की आवाज दोनों को किसी खतरे का एहसास करवाने लगती है। तभी वो औरत अपने पति से कहती है, जाइए और देखिए, शायद वहाँ कोई परिवार हो। वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। पीछे पीछे उसका कुत्ता भी रास्ते को सूंघते हुए आता है। थोड़ी ही दूर एक पेड़ में झूला बंधा होता है और उसी में बच्चा रो रहा होता है। आदमी को लगता है कि यह किसी बनवासी का बच्चा है जो आसपास ही होंगे, और वह जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, कोई है? अरे भाई सुनो, ये बच्चा किसका है?
लेकिन इतना पुकारने के बाद भी किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वह बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपनी पत्नी के पास लाता है। पत्नी की नज़र जैसे ही बच्चे पर पड़ती है, अचानक उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह देखती है, बच्चा तो उसके पति की गोद में है, लेकिन बच्चे का पैर जमीन में टकरा रहा है और जैसे ही वो पति को ये बात बताती है, पति डर के मारे बच्चे को वहीं फेंक देता है। दोनों दौड़ते हुए अपनी कार के पास आ जाते हैं। उनका कुत्ता भौंकते हुए उनके पीछे पीछे आ जाता है। पति पत्नी डर के कारण कार के अंदर घुसकर बैठ जाते हैं। अचानक कार के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। वो पीछे पलटकर देखते हैं तो वही बच्चा रो रहा होता है। दोनों जल्दी से अपनी कार के दरवाजे खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। उनका कुत्ता कार के चारों तरफ से घूम घूम कर भौंक रहा होता है। दहशत के कारण महिला बेहोश हो जाती है और उसका पति जोर से कार के दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा खुल जाता है। वह कार के बाहर भागता है, अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाता है और उसे भी उठाने की कोशिश करता है। महिला धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है और दहशत के कारण कार से उतरकर अपने पति को दौड़कर पकड़ लेती है। तभी पति की नजर कार की पिछली सीट पर पड़ती है। बच्चा गायब हो चुका होता है। अब तक की घटना से उन्हें एहसास हो चुका था कि यह बुरी शक्तियों का काम है। दोनों लिपटकर रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और मदद का इंतजार करने लगते हैं। तभी सामने एक गाड़ी दिखाई देती है और दोनों के चेहरों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। दोनों रोड में खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, रोको रोको। तभी कार ड्राइवर उन्हें कार में आने का इशारा करता है। दोनों अपने कुत्ते के साथ कार के नजदीक आते हैं और कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। उन्हें लगता है अजनबी इंसान को देखकर वह ऐसा कर रहा है और दोनों अपने कुत्ते के साथ उस गाड़ी में बैठकर उस जगह से निकल जाते हैं। दोनों वहां से निकलने के बाद राहत की सांस लेते हैं और गाड़ी चालक को धन्यवाद देते हैं। तभी गाड़ी चालक अपना चश्मा उतार कर उनके धन्यवाद का जवाब देते हुए कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जैसे वह चश्मा उतारता है तो उसकी दोनों आंख नहीं होती। इतना डरावना चेहरा देखकर लड़की का पति गाड़ी चालक को धक्का दे देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधे खाई में जा गिरती है। एक अनजाने डर ने प्रेमी जोड़े के जीवन का अंत कर दिया था। यही कहानी का दर्दनाक पहलू था। अमावस्या भूतिया का कहानी हिंदी। भूतिया कहानी पढ़ने में रोचक तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ऐसी ही कहानी है अमावस्या। अमावस्या दरअसल अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए ये औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत उग्र होती जाती है। वो अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और वो औरत जमीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थी और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से शहर आई थी। वो अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। ममता घरेलू महिला थी। वो ज्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता के पति बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम सुरेश था और सुरेश के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। सुरेश एक अच्छा कर्मचारी था। वह पूरी जिम्मेदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवा दिया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही संकोची था, इसलिए वह किसी को भी मना करने में हिचकता था। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चेम्बर में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। सुरेश को अपने बॉस की बात से खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, अगले महीने अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा हूँ।
बॉस अपने पास से कुछ पैसे निकालकर सुरेश को दे देते हैं और कहते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जाओ मजे करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ जाता है। घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती है। सुरेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाजत दे दी है, हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। सुरेश के मोबाइल में अचानक बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घुमाएगी। सुरेश अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर सुरेश उनका ऑफर मान लेता है। ममता सुरेश से कहती है कि हमें कुछ सामान लेना होगा, चलो आज बाजार चलते हैं, अगले 2 दिनों में इन्हें निकलना है। इसलिए सुरेश बाजार जाने को तैयार हो जाता है। सुरेश और ममता बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। वो अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार दरवाजे पर आकर समय से खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिग्गी में सारा सामान जमाता है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने रोमांचक लम्हों की ओर। खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए सुरेश और ममता गाने गुनगुना रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से जाकर एक पेड़ से लटक जाती है। ममता और सुरेश जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है, लेकिन इनकी कार रोड से थोड़ा नीचे एक पेड़ के सहारे लटकी होती है। कार की आवाज सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद ये बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति बड़ी सी लकड़ी लेकर इनकी कार को जोर जोर से धक्का देने लगता है। ममता और सुरेश को कुछ समझ नहीं आता कि यह इन्हें बचाना चाहते हैं या मारना। अचानक सुरेश की नजर अपने बॉस पर पड़ती है, जो कि रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। सुरेश जोर से आवाज लगाता है, बॉस हमें बचाए। लेकिन सुरेश के बॉस एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर कार के ऊपर पटक देते हैं और पेड़ की लकड़ी टूट जाती है, जिससे कार खाई में जा गिरती है। खाई गहरी होने के साथ साथ जानवरों से भी भरी है। दरअसल ये बहुत बड़ा जंगल है जो जमीन की बहुत गहराई में फैला हुआ है। यहाँ गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए सुरेश के बॉस ने यही जगह चुनी थी सुरेश की मौत के लिए। सुरेश के बॉस उसे क्यों मारना चाहते थे, ये बात दोनों के लिए राज रह जाती है और गाड़ी खाई समा जाती है। अगली सुबह अखबार में हादसे की खबर छपी होती है, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपया की हेराफेरी का आरोप भी सुरेश के ऊपर लगा होता है। दरअसल सुरेश के बॉस ने ऐसे कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बैंक की ऑडिट के दौरान पाया गया कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से ये काम हुआ है। लेकिन अब सुरेश दुनिया में ही नहीं है, वो नहीं कह सकता कि ये काम उसके बॉस ने उससे करवाया है। सुरेश और ममता की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में सुरेश की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से ममता की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद ममता बेहोश हो चुकी थी। तभी एक जंगली व्यक्ति की नजर इनकी कार पर पड़ती है और वो दोनों को कार से बाहर निकालता है। सुरेश मर चुका होता है, लेकिन ममता की सांस चल रही होती है, इसलिए वो उसके पति को छोड़कर ममता को अपने साथ अपने कबीले ले आता है। ये कबीला बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो कि काली शक्तियों के स्वामी थे। वह ममता को अपनी औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। ममता उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन अपने वह इशारों से बातों को समझा पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वो बदला लेना चाहती थी, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वो काली शक्तियाँ प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। ममता घने जंगलों में काली शक्तियाँ प्राप्त कर चुकी थी और अब वह इतनी ताकतवर थी कि पलक झपकते ही वह किसी भी स्थान में पहुँच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। उसके एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को खाक में मिलाया जा सकता था। ममता एक मॉडर्न लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुँच जाती है। दरअसल ममता को सुरेश के बॉस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते।
लेकिन अब वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना। ममता ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सुरेश के बॉस मोहित हो जाते हैं। ममता बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वह खाता किसी और का होता है जो इस दुनिया से जा चुका था और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन ममता को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसीलिए वह उदाहरण की तरह उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैडम, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। ममता तुरंत हाँ कर देती है। तभी वह अपने एक क्लर्क को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मैडम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता कि बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्म में फंसाता है। क्लर्क बाहर चला जाता है। इसी दौरान सारी बातें ममता रिकॉर्ड कर लेती है ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोष साबित करने के सबूत हासिल कर ले। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और बॉस के चेम्बर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। खिड़की के कोने कोने से कांच के टुकड़े टूटकर बॉस के शरीर में घुस जाते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। ममता भूतों की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरातफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर को खून से लाल देख सभी डर से कांपने लगते हैं। ममता ने अपना बदला ले लिया था। ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। ममता इतनी शक्तिशाली ताकतों की मालिक थी, अगर वह चाहे तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन वह अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सुरेश का केस दोबारा शुरू किया जाता है। और कुछ ही महीनों में सुरेश निर्दोष साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सुरेश के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वह ऐसी ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्म में ममता को सजा काटनी पड़ती है और ममता के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। फाइल नंबर 178, केस नंबर 176, हिंदी हॉरर कहानी। ये कहानी जुर्म की दुनिया की वो काली परछाई है जिसके असर ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक शहर में एक पुलिस थाना था। थाने में अक्सर स्थानीय लोग समस्या लेकर आते रहते थे और उनका समाधान आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि शहर की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग भी शांति के साथ जीवन जीना पसंद करते थे। सब कुछ बेहतर चल रहा था। तभी थाने में एक लेडी ऑफिसर की नियुक्ति होती है। उसका नाम रीटा था। इंस्पेक्टर रीटा बहुत ईमानदार और बहादुर है। वह आते ही पुलिस थाने का मुआयना करती है और हवलदार से थाने की साफ सफाई करवाने को कहती है। हवलदार भी आदेशानुसार सफाई कर्मचारी को बुलाकर पूरे थाने की सफाई करवाते हैं। तभी रीटा थाने के स्टोर रूम में चली जाती है। वो वहाँ कुछ पुराने केसों की फाइल देख रही होती है। तभी अचानक ऊपर से फाइल नंबर 178, केस नंबर 176 जमीन पर गिरती है और रीटा की नज़र उस फाइल पर पड़ती है। जैसे ही रीटा उस फाइल को उठाकर खोलती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि फाइल में जो फोटो होती है वो उसकी बचपन की सहेली रिया की फोटो थी, जो कि छोटी सी उम्र में ही लापता हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उसकी फाइल का होना एक रूहानी इशारा था, जिससे रीटा की जिंदगी में उलझने बढ़ने वाली थी। रीटा इन सब बातों से अनजान अपनी रिया के घर फोन लगाती है और उसके बारे में उसके माता पिता को बताते हुए कहती है कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। ये बात आज सच साबित हो गई है, क्योंकि उससे संबंधित फाइल मेरे हाथ लगी है और इसमें आपकी बच्ची की हत्या की पुष्टि की गई है। लेकिन उसके हत्यारे का कुछ पता नहीं चला और फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई थी। लेकिन माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं अब इस केस की तह तक जाऊंगी और अपनी सहेली के हत्यारे का पता लगाऊंगी और मैं वादा करती हूँ वो जो कोई भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जिसने भी मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था
रीटा इतना कह करके फोन रख देती है और थाने के सभी सिपाहियों को बुलाती है और अपनी सहेली के केस की फाइल दिखाकर सभी से उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन ये फाइल बहुत पुरानी थी और वहां तैनात सभी पुलिसकर्मी हाल ही के समय में ट्रांसफर हुए थे, जिस वजह से उन्हें भी इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रीटा बहुत सोचती है और फैसला करती है कि मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहां आखिरी वक्त रिया की लाश मिली थी, और वो पुलिस जीप में एक सिपाही के साथ 13 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंच जाती है जिसके बारे में फाइल में जिक्र किया गया था। यहाँ पहुंचने से पता चलता है कि ये तो अस्पताल है जो बहुत साल पहले आग लगने से बर्बाद हो गया, और उसके बाद इस अस्पताल के मालिक ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और विदेश चला गया। मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर रीटा ने अपना मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी रिया के हत्यारे का पता लगा के ही रहेगी। वह अस्पताल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है और वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है। वहां से उसे जानकारी मिलती है कि बहुत साल पहले अस्पताल में जो आग लगी थी वहां कई नर्स झुलसकर मर गई थी, लेकिन रिया का कोई भी रिकॉर्ड उस अस्पताल के स्टाफ रजिस्टर में मौजूद नहीं था। और बातों बातों में रीटा को उसके स्कूल से संबंधित एक सूचना मिलती है। इंस्पेक्टर रीटा को अपनी सहेली के स्कूल जाने से यह पता चला कि वह साइंस की स्टूडेंट थी और वह अपने विषय के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अस्पताल गई थी, क्योंकि वहां एक नर्स उसकी सहेली की बड़ी बहन थी जिसने रिया को उसके प्रोजेक्ट के सिलसिले में बुलाया था। अब इंस्पेक्टर रीटा को एहसास हो गया था कि हो ना हो रिया के हत्या से इस अस्पताल का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। इंस्पेक्टर रीटा ने स्पेशल परमिशन के तहत अस्पताल के मालिक से मिलने का फैसला किया ताकि आगे की जानकारी जुटाई जा सके, और वो विदेश चली गई। वहां जाकर पता चला कि वह व्यक्ति बहुत कामयाब हो चुका था और उससे मिलना इतना आसान नहीं था, लेकिन रीटा के हौसले बुलंद थे। उसने ठान लिया था कि वह उससे मिलकर ही रहेगी, और रीटा उस अस्पताल के मालिक का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और उसे एक धमकी भरा मैसेज रिया की हत्या को लेकर भेज देती है। दरअसल यह अंधेरे में तीर लगाने जैसा था और तीर जाके सही निशाने पर लग जाता है, क्योंकि अब वह इंस्पेक्टर रीटा से मिलने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है तो इंस्पेक्टर रीटा को उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि रिया की हत्या में जरूर इसका कोई हाथ है। वो इंस्पेक्टर रीटा को रिश्वत का ऑफर देता है और कहता है आप इस केस से हट जाए, लेकिन रीटा मजबूर है। वो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसके खिलाफ रीटा के पास कोई सबूत नहीं है, और वो गुस्से से विदेश से वापस आ जाती है। तभी रीटा के मोबाइल में अचानक एक फोन आता है और उसे अस्पताल के सीक्रेट्स चेंबर का पता चलता है, और वो दोबारा से पुलिसकर्मियों को लेकर उसी अस्पताल पहुंचती है और तहखाने में बने हुए चैम्बर का दरवाजा खुलवाती है। वहां रखी हुई चीजें अभी भी सुरक्षित होती है क्योंकि आग का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाया था। सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद रीटा को एक वीडियो कैमरा और एक पेन ड्राइव मिलती है, और जब उसकी रिकॉर्डिंग देखा जाती है तो पता चलता है कि इस अस्पताल का मालिक महिला मरीजों की आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और उन्हें इंटरनेशनल बाजार में बेचता था, और इस काम में अस्पताल के भी कुछ स्टाफ उसका साथ देते थे। लेकिन आखिरी दिन की क्लिप में उसकी सहेली रिया का भी वीडियो शामिल होता है जिसमें वह सीक्रेट चेंबर में आकर अपने कपड़े बदल रही थी, और उसने उस वीडियो कैमरे को देख लिया था और उसका विरोध करने पर उसे इसी चेंबर से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। और मालिक ने अपनी पोल खुलने के डर से अस्पताल में आग लगवा दी, और जिन लोगों को रिया ने यह मामला बताया था सभी को एक साथ एक ही कमरे में आग में जिंदा जला दिया गया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रीटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सहेली की बेबसी को लेकर दुखी हो जाती है, लेकिन बदले की भावना और अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए वह अपनी जान लगा देती है। उसे अब तक ये पता चल गया था कि उच्च अधिकारियों के समर्थन के बिना ये कार्य संभव नहीं हो सकता था, इसलिए उसे संदेह था कि अगर मैं इस फाइल को ऊपर भेजूंगी तो इस केस को भी दबा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर रीटा ने दिमाग लगाते हुए सारी फाइल मीडिया में वायरल कर दी, और देखते ही देखते बात आग की तरह फैल गई और हादसे से जुड़े लोगों के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो चुके थे। यह उस समय का बहुत बड़ा हादसा था। इस वजह से अपराधी को पकड़ने के लिए मांग तेज हो जाती है, और कुछ दिनों की कड़ी कार्रवाई के बाद अस्पताल के मालिक को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जुड़े सारे व्यापारों पर पाबंदी लगा दी जाती है। और एक दिन रीटा थाने में बैठकर अपनी सहेली को इंसाफ मिलने पर खुश हो रही होती है
तभी उसके सामने पड़े कागज पर अपने आप एक पेन चलने लगता है और पेपर पर लिख जाता है, थैंक यू माय फ्रेंड रीटा, और कहानी खत्म हो जाती है। बांग्ला नंबर 17 हिंदी हॉरर कहानी। ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं। दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते, वो तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वो काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फोन पर बात करता है, जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतजाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यही सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की, जिससे उनका गुजारा चल सके। लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है, जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है, जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज लगाता है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज जाती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम, क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है।
सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुमने कोई सपना देखा होगा। इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नजरअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वह बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं, अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है, जिसमें लिखा होता है तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नजरों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त की सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की जरूरत है। यह इस औरत को कैसे पता, लेकिन तीनों को काम की बहुत जरूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं, जहाँ का पता उस कागज में लिखा होता है। यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को वो चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वो उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब प्रबंधक के पास इनको काम न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था, इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक ये देखकर के आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है, वो इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वो उसे बिना रुके हुए अंदर जाने की इजाजत दे देता है। जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चेम्बर से बाहर जाने को कहता है और चेम्बर का दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षा कर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज है। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया है। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था, जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात अच्छे से जानता था कि एक ना एक दिन वो लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है, इसलिए वह उसकी निजी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। और जब एक दिन लड़की को ये बात पता चलती है तो दोनों में खींचातानी करते हुए लड़की के सर में चोट लग जाती है और वह दम तोड़ देती है। बॉस बंगले के गार्डन में ही लड़की को दफना देता है और लड़की की मौत के साथ ही उसका राज दफन हो जाता है। लेकिन जब उस बंगले में तीनों दोस्त हमें आते हैं तो विक्रम गार्डन में घूमते घूमते उस जगह पर अपना पैर रख देता है जहां उस लड़की को दफनाया गया था, जिस वजह से उस लड़की का सीधा संपर्क विक्रम से बन जाता है। वह विक्रम के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे काबू में करके अपना बदला लेने के लिए ऑफिस प्रवेश करती है और बॉस की काली करतूत को इंटरनेट में वायरल कर देती है। बॉस को विदेश से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका काला चिट्ठा सबके सामने खुल जाता है और वह बेनकाब हो जाता है।
उस लड़की ने मरने के बाद भी अपना बदला ले लिया था, अब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तीनों दोस्त उस बंगले को बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और इस दर्दनाक भूतिया कहानी का अंत हो जाता। भूत का डांस हिंदी हॉरर कहानी। डांस करना एक कला है और निरंतर प्रयास से इस कला को निखारा जा सकता है। दुनिया में कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने डांस के माध्यम से इतिहास रचा है, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे सितारे भी हैं जो हादसों का शिकार हो जाते हैं। फिर काम आती है एक अदृश्य शक्ति जो उनके दिल की आवाज सुनकर उन्हें कामयाब करती है। ऐसी ही दिशात से भरी कहानी है भूत का डांस। सोनू नाम का एक लड़का था, उसे डांस का बहुत शौक था। वह दिन भर फिल्मी गानों में नाचता रहता था। सोनू एक बहुत कामयाब डांसर बनना चाहता था, लेकिन उसके घर के हालात उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक रहे थे। सोनू सिर्फ 13 साल का था, लेकिन वह अपने सपनों के पीछे इतना पागल था कि रोड पर चलते हुए भी डांस करने लगता था। सोनू के निरंतर प्रयास से उसकी डांस की कला निखर चुकी थी और वह अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले बेहतरीन डांस करना सीख चुका था। एक बार सोनू के स्कूल में डांस की प्रतियोगिता होती है जिसमें सभी बच्चे भाग लेते हैं। सोनू भी डांस प्रतियोगिता के लिए काफी उत्साहित होता है। सोनू को पूरा यकीन होता है कि वह इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। प्रतियोगिता प्रारंभ होती है और सभी प्रतिभागी बच्चे एक एक करके अपने डांस का प्रदर्शन करते हैं। तभी बारी आती है सोनू के डांस की और वह मंच पर आते ही जबरदस्त डांस करता है। लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि अचानक सोनू हवा में उछलकर एक डांस स्टेप करता है, लेकिन गलती से वह डांस फ्लोर में अपनी गर्दन के बल गिरता है और उसकी गर्दन से रीढ़ तक की हड्डी टूट जाती है। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हादसे से सोनू बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद बताया कि इसकी पूरी हड्डी डैमेज हो गई है। फिलहाल इसमें एक प्लेट डाली गई है, लेकिन ये बच्चा अब ठीक से चल फिर नहीं सकेगा। सोनू को जब होश आता है तो सपने टूटे और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सोनू की मां उसे हिम्मत दे रही होती है। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद सोनू बैसाखी के सहारे चलने फिरने लायक होता है। उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। सोनू घर में अकेले बैठा रहता और अपने मन में ही अपने डांस के स्टेप सोचता रहता। कई दिनों से सोनू मायूस था। घर में बैठे बैठे उसके मन में विचार आता है कि अपाहिज रहने से अच्छा मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूं, क्योंकि अब मैं डांस के लायक तो बचा नहीं। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए उसने नदी में कूदकर जान देना तय किया। सोनू अपनी माँ से बाहर जाने को कहता है, लेकिन अब वह चलने फिरने लायक नहीं है, इसलिए उसकी माँ उसे बाहर जाने से मना करती है। लेकिन काफी दिनों बाद आज उसने बाहर घूमने का मन बनाया है, इसलिए अपने बेटे की जिद पर उसे बाहर जाने की इजाजत दे देती है। सोनू बस में बैठकर अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के पास नदी के किनारे आ जाता है। दरअसल सोनू पहले भी यहाँ अपने दोस्त के साथ एक बार आया था। वह नदी के किनारे बने पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है ताकि वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर सके। वह पहाड़ के उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ से कूदने के बाद किसी का बचना असंभव है। नदी की तेज धारा बह रही होती है और उसी धारा के बीच में सोनू छलांग लगा देता है और एक और मासूम अपने सपनों के बोझ के तले दबकर मर जाता है। सोनू की लाश बहते हुए एक बड़े से झरने के नीचे जा गिरती है और एक चट्टान के नीचे फंस जाती है। कई घंटों तक सोनू वहीं फंसा रहता है, लेकिन जैसे ही शरीर को मछलियां खाने लगती हैं, अचानक उसे होश आ जाता है और वह विशालकाय पत्थर हट जाता है। पत्थर हटते ही सोनू आसानी से तैरकर पानी के बाहर निकल आता है, जबकि वह तैरना नहीं जानता था। सोनू जंगल के रास्ते अपने घर के लिए निकलता है। सोनू को रास्ते में कई कंकाल लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये काले जादू से भरा हुआ इलाका है। कोने कोने से आत्माओं की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन सोनू अब निडर हो चुका था। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं थी। सोनू के अंदर एक रूहानी ताकत ने कब्जा कर लिया था। सोनू कुछ ही समय के अंदर उस इलाके को छोड़कर अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू की माँ दरवाजा खोलती है, वो दंग रह जाती है। सोनू अपने पैरों से चलते हुए आया, वो भी बिना बैसाखी के सहारे। सोनू की माँ उससे पूछती है, बेटा तुम ठीक कैसे हो गए? लेकिन सोनू के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका था। वह जाते ही अपनी माँ से खाना मांगता है।
माँ को अपने बेटे के ठीक होने की खुशी थी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि किस डॉक्टर ने उसके बेटे का इतना अच्छा इलाज किया है। दरअसल उसे नहीं पता कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और ये जो आया है यह कोई भूत है जो उसके शरीर में अपना कब्जा जमा चुका था। सोनू अपनी माँ से ऊंची आवाज में फिर से खाना मांगता है। माँ घबरा जाती है क्योंकि सोनू ने आज तक अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तुरंत किचन में पहुँच जाती है और अपने बेटे के लिए खाना ले आती है। सोनू कुछ ही मिनट के अंदर वो खाना खा लेता है और फिर से खाना मांगता है। उसकी माँ को ताज्जुब होता है क्योंकि वह पहले ही बहुत खा चुका था, लेकिन उसकी माँ दोबारा उसके लिए खाना ले आती है। सोनू जानवरों की तरह खाना खा रहा होता है। खाने के बाद वह अपने कमरे में सोने चला जाता है। सोनू के बदले हुए रूप को देखकर उसकी माँ चिंतित होती हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसका बेटा परेशान है, इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है और वो उसे नजरअंदाज करके घर का सामान खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। लेकिन सोनू अपने कमरे से बाहर आकर टीवी देखने लगता है। टीवी में अचानक उसे एक डांस कंपटीशन की खबर मिलती है। खबर देखते ही वह डांस कंपटीशन के लिए हिस्सा लेने का मन बना लेता है और अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने स्कूल पहुंच जाता है, क्योंकि डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए स्कूली छात्र का होना अनिवार्य था और स्कूल के माध्यम से ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया जा सकता था। शहर के सभी स्कूलों के बच्चे इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। सोनू भी अपने टीचर के पास जाकर डांस कंपटीशन का फॉर्म भर देता है। प्रतियोगिता की खबर के पोस्टर पूरे शहर में छपे हुए थे। इनाम की राशि बहुत बड़ी थी, इसलिए शहर में डांस देखने के लिए खासा उत्साह था। प्रोग्राम के दिन दर्शकों की भीड़ के बीच सारे प्रतिभागी बच्चे पहुंचते हैं और सभी का डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागियों के बाद आखिरी नंबर आता है सोनू का और सोनू के डांस करते ही दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाते हैं, क्योंकि सोनू अपने शरीर के सारे अंगों को किसी भी दिशा में आसानी से मोड़ पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह रबड़ का पुतला हो। देखते ही देखते वह भूतिया अंदाज में डांस करने लगता है, अपनी आंखें लाल करके जिंदा मुर्दों की तरह डांस करके सबको सम्मोहित कर लेता है। भूत का डांस अपने आप में अद्भुत था। चारों तरफ से दर्शक तालियां बजा रहे थे और सोनू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसके डांस खत्म होने से पहले ही उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा डांस आज तक किसी ने नहीं देखा था। सोनू के लिए सारे दर्शक तालियां बजाने लगते हैं और अचानक सोनू बेहोश होकर फर्श पर गिर जाता है। डांस कंपटीशन के दौरान आए हुए डॉक्टर सोनू को उठाकर उसे उपचार देते हैं और थोड़ी ही देर में सोनू की आंखें खुल जाती है, लेकिन सोनू फिर से लंगड़ाने लगता है। दरअसल रूहानी ताकत ने सोनू का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सांसें उसे वापस लौटा दी। सोनू ने अपना सपना पूरा कर लिया था और वह डांस विजेता बन चुका था। इतनी बड़ी इनामी राशि मिलने से सोनू की मां को बहुत खुशी होती है और वह अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है। लोगों को लग रहा था कि डांस की वजह से वह दोबारा अपाहिज हुआ और इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। भूतिया अस्पताल हिंदी हॉरर कहानी। भूतों की कहानियां कल्पना के आधार पर लिखी जाती है, लेकिन कल्पना भी कुछ वास्तविकता से अभिप्रेरित होती है। भूतिया अस्पताल एक ऐसी मां की कहानी है जिसके दुखों के सैलाब ने कई माताओं की गोद को खतरे में डाल दिया। एक बहुत ही पिछड़ा गांव था, वहां लड़कियों की आबादी साल दर साल कम होती जा रही थी। गांव के ज्यादातर लोग लड़का पैदा होने को गौरव मानते थे और वहीं दूसरी तरफ यदि किसी के घर में कन्या पैदा हो जाए तो उसे हीन भावना से देखने लगते थे। उसी गांव में 4 भाइयों का एक परिवार रहता था। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन 3 भाई जो सबसे बड़े थे उनकी औलादों में केवल लड़कियां ही थी। पूरा खानदान लड़के की आस लगाए बैठा था। तभी उन्हें एक दिन सबसे छोटी बहू, जिसका नाम सीमा था, उसके गर्भवती होने की खबर मिलती है। पूरे परिवार में खुशियों की उमंग छा जाती है। सभी लड़का पैदा होने के इंतजार में छोटी बहू का खूब ख्याल रखते हैं। सीमा का पति अनिल, जो कि कपड़े की दुकान चलाता था, वह भी अपने बच्चे का बेसब्री से इंतजार करता है। परिवार के सभी लोग जानना चाहते थे कि सीमा के गर्भ में लड़का है या लड़की। वह तय करते हैं कि सीमा को गर्भ के लिंग के परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन सीमा बच्चे की जांच करने के लिए अस्पताल नहीं जाना चाहती। दरअसल सीमा पहली बार मां बन रही थी और उसके लिए लड़का या लड़की दोनों ही अनमोल थे। उसे लग रहा था कि
यदि उसके गर्भ में लड़की हुई तो परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगेंगे और वह किसी को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन अनिल सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए मना लेता है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़के को जन्म दो या लड़की को, बस मुझे पिता बनना है। सीमा अनिल के साथ अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में अनिल का एक दोस्त कंपाउंडर था और इस वजह से लिंग परीक्षण का काम जल्दी हो जाता है। परीक्षण की रिपोर्ट में सीमा के गर्भ में लड़की होने की पुष्टि होती है। परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा लड़की को जन्म देने वाली है, परिवार में मातम छा जाता है। पूरा परिवार मिलकर अनिल को समझाता है कि ये लड़की हमें नहीं चाहिए। वैसे भी परिवार में इतनी सारी लड़कियां हैं और अब एक और लड़की से परेशानियां बढ़ती जाएंगी। अनिल अपने भाइयों की बात में आ जाता है और सीमा को गर्भपात करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लेकिन सीमा अनिल को गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम पागल हो, मैं किसी भी कीमत में अपनी बच्ची को नहीं मारने वाली। सीमा और अनिल के बीच इस बात को लेकर कई दिनों तक झगड़ा चलता है। एक दिन सीमा अचानक अपने कमरे में बेहोश हो जाती है। अनिल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे होश नहीं आता तो वो उसे अस्पताल ले जाता है और इलाज के बहाने अपने दोस्त के साथ मिलकर सीमा का गर्भपात करवा देता है। और जैसे ही सीमा होश में आती है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। सीमा को पता चल जाता है कि उसकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। सीमा टूट जाती है। उसके परिवार वालों ने ही उसकी मासूम बच्ची छीन ली। सीमा बहुत दुखी थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अचानक वह अस्पताल के कमरे में चादर से फांसी लगा लेती है और कुछ ही पलों के अंदर सीमा की धड़कनें बंद हो जाती है। सीमा के परिवार को जैसे ही पता चलता है कि सीमा ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली है, सभी भागते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। अनिल सीमा के चले जाने से बेहद दुखी होता है। उसे अंदाजा नहीं था कि सीमा बच्ची के गर्भपात से इतनी दुखी हो जाएगी कि अपनी जान ही दे दे। जो होना था वो हो चुका था, लेकिन अब बारी भरपाई करने की थी। सीमा के अंतिम संस्कार के 13 दिन गुजरते ही अस्पताल में सीमा की भूतिया रूह की दस्तक हो जाती है। डिलीवरी वार्ड में भर्ती सभी बच्चे अचानक अपने अपने बिस्तर से नीचे गिरने लगते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि एक साथ सभी बच्चे नीचे कैसे गिर गए। हालांकि बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन ये घटना मरीजों के अंदर भूतिया डर बैठाने के लिए काफी थी। इसके बाद अस्पताल में भूत होने की अफवाह तेजी से फैलने लगती है और लोग इसे भूतिया अस्पताल कहने लगते हैं। अस्पताल में एक औरत बच्चे के जन्म के समय आपातकालीन हालात में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचती है। औरत की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे अस्पताल के कंपाउंडर तुरंत स्ट्रेचर में उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो उनके हाथ से छूटकर हवा में लटक जाती है। उसे ऊपर लटका देख वहां मौजूद सभी डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ ही समय में वो ऊपर से नीचे गिरती है और उसे सर में जोरदार चोट लग जाती है, जिससे उसकी जान चली जाती है। एक मां सीमा के गुस्से की भेंट चढ़ चुकी थी। अस्पताल में रहस्यमय तरीके से मौत अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और देखते ही देखते अस्पताल को बंद करने की बात होने लगती है। लेकिन शहर में इससे बड़ा अस्पताल दूसरा कोई नहीं था। इस अस्पताल को शहर की जीवन रेखा कहा जाता था, लेकिन भूतिया अस्पताल अब केवल अफवाहों तक ही सीमित नहीं था। इस बात को वास्तविक आधार मिल चुका था और अब लोगों को पूरा यकीन था कि अस्पताल में कोई न कोई भूत तो जरूर है, क्योंकि कई हादसे निरंतर हो रहे थे। अस्पताल प्रबंधन मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल में झाड़ फूंक करने के लिए एक बहुत प्रतिष्ठित ओझा को बुलाते हैं। ओझा अस्पताल के कमरे में मंत्रों से सिद्ध किया हुआ नींबू रखकर सीमा की रूह का पता लगा लेता है। देखते ही देखते नींबू का कलर सुर्ख लाल हो जाता है। उस कमरे में मौजूद अस्पताल के कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ओझा अस्पताल के कर्मचारियों से कहता है कि इस अस्पताल में एक दुखियारी मां की आत्मा है, जिसके बच्चे का गर्भपात किया गया था, इसलिए वह इस अस्पताल में किसी को भी मां नहीं बनने देना चाहती। अस्पताल प्रबंधन को सीमा के गर्भपात के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह गर्भपात अनिल और उसके कंपाउंडर दोस्त ने गुप्त तरीके से किया था। सच्चाई का पता लगाने के लिए ओझा अपनी मंत्र शक्ति से सीमा की रूह को सबके सामने बुला लेता है। सीमा का भूतिया साया आते ही सभी चीजें इधर उधर बिखरने लगती है। टेबल कुर्सियां पलट जाती हैं और अचानक वह कंपाउंडर जिसने सीमा का गर्भपात किया था
अजीब हरकतें करने लगता है, उसके स्वर बदल जाते हैं। ओझा तुरंत उसे बालों को पकड़कर वहीं बैठने को कहता है। दरअसल ओझा को पता चल चुका था कि सीमा की आत्मा कंपाउंडर के अंदर आ चुकी है। वह सीमा की रूह से पूछता है, बताओ किसने तुम्हारा गर्भपात किया था, हम उसे कानूनन सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन मासूम बच्चों की हत्या मत करो। तभी वह कंपाउंडर जिसके अंदर सीमा की रूह समाई हुई थी, जोर जोर से अपना ही नाम लेकर चिल्लाता है, अजय और अनिल दोनों ने मेरी बच्ची की जिंदगी छीनी है, लेकिन उसके लिए मेरे ससुराल का पूरा परिवार भी जिम्मेदार है। जब तक इन सब को इनकी गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं इस अस्पताल में किसी को भी चैन से नहीं जीने दूंगी। अस्पताल प्रबंधन अपने उस कंपाउंडर का सारा बयान रिकॉर्ड कर रहा था और इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वह कंपाउंडर एक कैंची लेकर अपने गले में घुसेड़ देता है और तुरंत जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ओझा भूतिया आत्मा का इतना विकराल रूप देखकर कुछ पल के लिए सहम जाता है। तभी अस्पताल के कर्मचारी कंपाउंडर को तुरंत उठाकर आपातकालीन कक्ष लाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी मौत से लड़ने में असफल हो जाता है। सीमा ने कंपाउंडर से तो अपना बदला ले लिया था, अब बारी थी अनिल और उसके परिवार की। कंपाउंडर की हत्या से मामला पुलिस के संज्ञान में आता है और एक के बाद एक कड़ी जुड़ाने के बाद पुलिस अनिल और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सीमा के गर्भपात के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है, जिससे कहीं न कहीं सीमा की आत्मा को थोड़ा शांति तो मिलती है और अस्पताल से सीमा की दहशत का साया गायब हो जाता है। और इसी के साथ ही भूतिया अस्पताल की हिंदी हॉरर स्टोरी समाप्त हो जाती है।